संविधान क्या है सब जानते हैं, समझते हैं या नहीं ये इतरमे की बात है, लेकिन जानते सब हैं। संविधान क्यों और कितना जरूरी है सब जानते हैं। संविधान बनाने वाले कौन है ये भी सब जानते हैं, पर सवाल यह है कि संविधान का रखवाला कौन है और हत्यारा कौन। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। संविधान बनाने वालों ने देश हित सबसे ऊपर रखा। समय के साथ शायद देश हित पिछड़ गया, प्रीएम्बल में 2 शब्द जोड़े गए, कई संशोधन हुए, समय बढ़ता गया, आया साल 2024, फिर एक बार संविधान दिवस जो कि 2015 से मनाया जाने लगा आ गया है। इंटरेस्टिंग यह है कि चुनावों में संविधान पर इतनी बहस, इतना सियासी प्रेम अब से पहले कम ही देखने को मिला है। संविधान क्या हर उस वक्त खतरे में नहीं था जब हालात से ज्यादा वर्ग विशेष का या खुद का हित आगे रखा गया? संविधान क्या तब खतरे में नहीं था जब संविधान के ही जरिए इमरजेंसी थोपी गई? संविधान क्या आज खतरे में है जब कुछ खादीधारियों की जुबान फिसली या दिल की बात जुबान पर आ गई? क्या संविधान तब खतरे में नहीं है जब एक दल विशेष के आरक्षण रूपी वादे संविधान की मूल भावना को छिन्न भिन्न करने वाले नजर आ रहे हों? राजनीतिक जुलाहों में लट्ठम लट्ठा जारी है। वी द पीपल में हम आज खुद को कहां पाते हैं? आज चर्चा इसी पर करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एडवोकेट अशोक सिंह शेखावत जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, नितिन सारस्वत कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और मेरे साथ शहबान नकवी जी एडवोकेट हैं, जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। शहबान भाई, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। वैसे तो आदर्श कंडीशन ये होती है कि संविधान को किसी तरह का कोई चैलेंज ना हो, लेकिन आपसे मैं पूछ रहा हूं प्रेजेंट सिनेरियो में बिगेस्ट चैलेंज क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? जो आजकल के मद्देनजर संविधान का बिगेस्ट चैलेंज ये है कि आप संविधान की भावना का सम्मान करें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंज टू कॉन्स्टिट्यूशन कि जो संविधान में लिखा गया है आप उसका सम्मान करें। ये बिगेस्ट चैलेंज है आज की तारीख में कि संविधान का सम्मान कैसे करना है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं उसका सम्मान कैसे करना है। अब पॉइंट ये आता है कि 2 तरह के लोग होते हैं जिनकी विचारधाराएं अलग होती हैं। कुछ लोगों की विचारधाराएं 3 तरह की विचारधाराएं होती हैं, 4 तरह की विचारधाराएं होती हैं जिनकी सीमित नहीं है। आज का क्वेश्चन ये है कि क्या संविधान को सिर्फ एक विचारधारा तक सीमित रखना चाहिए, दूसरी विचारधारा तक सीमित रखना चाहिए, तीसरी विचारधारा तक सीमित रखनी चाहिए, चौथी विचारधारा तक सीमित रखना चाहिए? मेरा मानना यह है कि आज की तारीख में और आज के मद्देनजर माहौल को देखते हुए संविधान के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, संविधान आज के जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सारी विचारधाराओं को सम्मिलित करके संविधान की पालना कैसे करी जा सकती है। नेचुरली एक विचारधारा को आप फॉलो नहीं कर सकते, दूसरी विचारधारा को आप फॉलो नहीं कर सकते। हर इंसान का एक नजरिया होता है देखने का संविधान का। जैसे संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसी तरह संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी गई हैं। एक ग्रुप फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा तवज्जो देता है, दूसरा ग्रुप फंडामेंटल ड्यूटीज को तवज्जो देता है, तीसरा ग्रुप दोनों फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज को साथ में लेके चलता है। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में सबसे पहले ये देखना है कि संविधान का सम्मान, संविधान में लिखी गई इबारतों का सम्मान करना है या नहीं। सम्मान एक बहुत बड़ा शब्द है। सम्मान एक बहुत बड़ा शब्द है और एक बहुत बड़ा एक्शन है। रेस्पेक्ट किस तरीके से हो, हम संविधान को फॉलो करें और पीठ पीछे गालियां देते रहें, ये भी रेस्पेक्ट नहीं है। या हम इस तरह की बातें करें जो संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ के तौर पर नजर आए। लेकिन जब आप बात विचारधारा की कर रहे हैं शहबान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि संविधान कभी खुद किसी विचारधारा को अनाउंस नहीं करता था अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि प्रीएम्बल में चेंजेस नहीं किए गए, 2 वर्ड्स नहीं जोड़े गए। उसके बाद वो एक पर्टिकुलर विचारधारा को अनाउंस भी करने लगा। क्या मेरा ये निष्कर्ष गलत है? नहीं, मेरा मानना यह है कि संविधान किसी भी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता। संविधान इटसेल्फ अ संविधान, जैसा कि मैं पहले ही भी बोल रहा था, अगर कोई भी संविधान, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट डॉक्यूमेंट टू बी रेड एंड अंडरस्टूड इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। आप संविधान को पढ़ेंगे, भले बड़े साफ शब्दों में लिखा गया है कि संविधान क्या है, और संविधान के प्रति किसी भी तरह की गलत बातें करना पूर्णतः आपत्तिजनक है, जिसका कोई भी किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता। ठीक है,
ठीक है अगर शाबान आप भाई, किसी बात से सहमत नहीं है तो आपको उसको रखने का तरीका बेहतर होगा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास आगे। नितिन सारस्वत जी, कांग्रेस संविधान दिवस पर कार्यकर्ताओं के लिए गोष्ठियां आयोजित करती रही है। हालांकि हम संविधान दिवस 2015 से मनाने लगे हैं, इससे पहले संविधान दिवस होता था लेकिन 2015 से मनाया जाने लगा। अच्छा, जब से मनाया जाने लगा हमने बार बार देखा कि कांग्रेस ने जो मेजर प्रोग्राम अनाउंस होता है, जो कि संसद में भी हुए, कई बार उसका बॉयकॉट किया। सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया, टीएमसी ने भी किया, अलग अलग समय पर अलग अलग दलों ने किया है। आप भी तो गोष्ठियों में बेसिकली संविधान पर ही बात कर रहे होंगे ना, जो मेजर प्रोग्राम में भी होता है। क्या संविधान दिवस से कोई आपत्ति है कांग्रेस को या नितिन सारस्वत को? देखिए स्वप्निल जी, आपने एक तो सबसे पहले इस पे डिबेट रखी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर नागरिक तक ये बात जानी चाहिए। संविधान का अपना एक महत्व है। संविधान हमारी लोकतंत्र की रीढ़ है और वो होली डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाता है, जिसके द्वारा हमारा देश जो बहुत ही प्यारा भारत है, बहुत खूबसूरत है, जहाँ विविधता में एकता है, जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे तमाम तरीके के हमारे स्वाधीनता संग्राम में जो हमने बड़े बड़े जो संकल्प और मूल्यों को अपनाया, आज हमारा एक भारत है। तो वो भारत, उस भारत को जो एक बनाने वाला है, उस कड़ी को जो जोड़ने वाला है, और इस सुंदर भारत को जिस तरीके से इसने प्रगति की है अपने छोटे से टाइम पे, क्योंकि एक देश के लिए 75 साल बहुत बड़े नहीं होते, जिस तरीके से इसने एक समावेशी रूप से जो विकसित हुआ है वो संविधान है। संविधान हमारी धर्मनिरपेक्ष विरासत, सर्व समावेशी हमारी जो विचारधारा है उसको और बहुलतावादी संस्कृति को बहुत ही अच्छी तरीके से परिलक्षित करता है। फिर हम सेलिब्रेट क्यों ना करें? हमारे लिए फिर हम सेलिब्रेट क्यों ना करें, या फिर किसी भी सेलिब्रेशन का बहिष्कार क्यों करें? बता रहा हूं, हमारे लिए संविधान दिवस हर दिन संविधान दिवस है, क्योंकि संविधान हर दिन वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका एक पर्टिकुलर डे नहीं, हर दिन संविधान के जो मूल्य हैं, संविधान में जो प्रक्रियाएं हैं, संविधान के अंदर जो जो वर्णन है, वो हर दिन हर पल हमारे साथ में है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संविधान ही एक ऐसी चीज है, जो आपने पूछा था कि संविधान को बचाने वाला कौन है, संविधान का संरक्षक। वैसे संस्कार के जो 3 अंग होते हैं उसमें जुडिशरी को मेन बोला गया है कि वो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो जागरूक नागरिक है वो संविधान को बचाने वाला है। और इस बार के चुनाव में वो जागरूक नागरिकों ने वो तय कर दिया कि अगर संविधान से कोई भी खिलवाड़ होता है, और इस देश ने इस चुनाव में नहीं, समय समय पे ये तय कर दिया कि हर व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को संविधान की समझ है, वो संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखता है और संविधान ही उसके लिए सर्वोच्च है। आप देखिए अमेरिका जैसी कंट्री जो किस समय आजाद हुई थी, और आज भी इतने सालों बाद में भी वहां पे जब पावर शिफ्टिंग हुई, किस तरीके की हमने वहां पे दृश्य देखे, किस तरीके की चीजें देखी। लेकिन एक जो देश जो जिसको आजाद हुए 75 साल हुए हैं, वहां पे हर तरीके से आप देखिए लोकतंत्र की जो उसने मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि संविधान के संरक्षक अगर कोई है तो वो भारत की जनता है, वी द पीपल। अब प्रॉब्लम क्या है कि वी द पीपल में हम खुद कहां खड़े हो रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी है कि जैसे देखिए इमरजेंसी लगी, उसके बाद आप लोगों को जनता ने आईना दिखाया, फिर आप लोग 2024 में आप एक इशू लेकर आए जिसमें बीजेपी के कुछ बयान मददगार रहे, उस इशू के जरिए आप लोगों ने एक बात रखी, लेकिन उसके बाद भी पानी बहुत बह गया नितिन भाई, है ना। इसीलिए मैं बहुत बेसिक पर जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि संविधान जिस मूल भावना के साथ बना था, क्या वो मूल भावना आज की डेट में बरकरार रही? इतने संशोधनों के बाद भी क्या वो बरकरार रह पाई? प्रीएम्बल में छेड़छाड़ के बाद भी क्या वो बरकरार रह पाई? देखिए मैं स्वप्निल जी सबसे पहले आपको यही बताना चाहता हूं कि जब हमारा संविधान बना तो मेरे बहुत बड़े बड़े यहाँ पे विद्वान बैठे हुए हैं संविधान से, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन चला। उसमें जो मेन डॉक्यूमेंट था, जो पहले मूल दस्तावेज था, उसको पब्लिक के सामने रखा गया। उसमें तमाम तरीके के लगभग 2473, अगर मैं एक आध फिगर ऊपर नीचे हूं तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लगभग इतने संशोधन हुए और उसके बाद में हमारा संविधान अस्तित्व में आया। तमाम आर्टिकल और अनुसूचियां और अनुच्छेद ये अस्तित्व में आए। मैं ये कह रहा हूं उसके अंदर समय कोई भी देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान हो या किसी भी चीज में उसके अंदर परिवर्तन होते हैं। आज तक हमारे यहाँ नहीं, परिवर्तन होते हैं। देखिए होली डॉक्यूमेंट आपने खुद कहा, होली डॉक्यूमेंट होता है ना। हम उसका अपने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और उस पर सही गलत हो सकते हैं, लेकिन होली डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ कर मूल भावना को बदल देना ये एक अलग फैक्टर होगा। जैसे आपका वादा है कि हम 50% कैप हटा देंगे आरक्षण का, मूल भावना में है ही नहीं है, देखिए पर आपका वादा है। देखिए स्वप्निल
सुप्रील जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि 50% से आगे तो पहले ही हो चुका है जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हाँ, आया तो वो है। मूल तो भावना आप के जिस खिलाफ तरीके है। की बात कर रही हैं तो आप तो आरोप लगा चुके नहीं हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आप तो मूल आरोप भावना के लगा खिलाफ चुके है, हैं। जहां पर भी हुआ है वो मूल सुनिए, भावना के खिलाफ तो है। मेरी बात तो सुनिए। अरे आप मेरी बात तो हाँ, सुनिए हाँ, सर, हाँ, अब हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान में 1973 में एक मूल ढांचे वाला बेसिक स्ट्रक्चर वाली एक संकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने दी। आप चाहे संविधान में कितने भी संशोधन कर लीजिए, लेकिन आप मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते, हाँ। जिसमें हमारा धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो गई, संघवाद हो गया, कई सारी चीजें। मैं आपको, लेकिन आपने दो चीजें पूछी, मैं शॉर्ट 10 सेकंड में अपना आंसर देके फिर अपनी विराम देना चाहता। सबसे पहले आपने कहा कि आपातकाल, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय आपातकाल लगा, आपातकाल के बाद में इलेक्शन किए गए, सारे विपक्ष के नेता रिहा किए गए। आज क्या होता है, आज अघोषित आपातकाल में जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जाता है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के मेरे वर्डिक्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट है कि इन्हें दुर्भावना से अंदर किया गया और उनको बेल मिलती है और फिर वो आके जीतते हैं, जनता का जनादेश लेते हैं। और दूसरी बात आपने कहा, इंदिरा गांधी जी ने जब ये इमरजेंसी लगाई, राहुल गांधी जी ने उसके लिए तमाम बातें कही हैं आपके पब्लिक डोमेन में, और फिर वो चुनाव में गई और इतना बड़ा मैंडेट लेके आई, जनता ने उन्हें उतना बड़ा मैंडेट दिया जो बीजेपी आज भी अगर मैं उसी को कोरिलेट करके देखूं, मैं उसी को कोरिलेट करके देखूं तो नहीं 2 मिनट नितिन भाई, मैं उसी को कोरिलेट करके देखूं, मैं अशोक जी के पास अब जाऊंगा, मैं इसी पॉइंट या इसी घटनाक्रम को कोरिलेट करके देखूं तो वो देश भर में चुनाव हुए, अभी देश भर में चुनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में चुनाव हुए, 2 राज्यों में गठबंधन जीत गया और 2 राज्यों में बीजेपी इंडिपेंडेंटली जिस नंबर्स के साथ आई वो उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है जो इंदिरा गांधी वाला घटनाक्रम रहा है, थोड़ा बहुत कमोबेशी तौर पर। नितिन भाई आगे मैं आऊंगा आपके पास। अशोक सिंह शेखावत जी आपके पास भी मैं आ रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं 2024 में आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही कि संविधान के वार पर आपने जवाब देना शुरू किया, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन जवाब देना आपका अब भी नहीं रुका है। जैसे आप इमरजेंसी को काला दिवस के रूप में चाहते हैं कि देश याद रखे, आप संविधान दिवस को मनाना चाहते हैं, संविधान दिवस पर अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप उस पर वार पलटवार करना चाहते हैं। ये सिनेरियो कुछ ऐसा है जिसमें लगता है कि नहीं, बीजेपी भी शायद संविधान दिवस, संविधान को संविधान हो सकता है मानती हो, लेकिन संविधान दिवस को एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर लेना चाहती है। देखो स्वप्निल जी, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ इस डिबेट को रखा, क्योंकि 26 जनवरी 1949 को तो इसको अंगीकृत कर दिया गया था, लेकिन पूरे देश में राज्यों के अंदर इसको संविधान दिवस के रूप में सरकारें नहीं मनाती थी। 2015 में मनाना स्टार्ट किया तो मैं तो ये एप्रिशिएट है, और पूर्व की सरकारों ने भी इसको करना चाहिए था, उनका कोई कारण रहा होगा इसलिए नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वह आज स्वीकार करें कि इसको करना चाहिए। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट तो है कि संविधान की, यदि आप संविधान को दिवस के रूप में आप नहीं मनाओगे, सरकारी रूप में नहीं मनाओगे, ये मनाना स्टार्ट हुआ। दूसरा आता है कि संविधान से छेड़छाड़ या संशोधन, ये शब्द कहते हैं साहब, संविधान से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसमें संशोधन होता। संशोधन जो होता है वो पार्लियामेंट्री करती है, वो तो चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। तीसरा इन्होंने कहा कि अघोषित आपातकाल, इंदिरा जी का जिक्र किया, 25 जून को मनाते हैं, क्योंकि आपने सही कहा कि इसलिए मनाते हैं कि दोबारा से आपातकाल नहीं लगे। नहीं, ये तो आपने इस साल इंट्रोड्यूस किया है, ये आपने इस साल इंट्रोड्यूस किया है। हाँ, मत कह रहा हूँ कि ये आपातकाल क्यों लगाया गया 75 के अंदर, इसलिए लगाया गया कि इनकी चुनाव को डिस्क्वालीफाई किया, न्यायपालिका नहीं किया। तो न्यायपालिका, लेकिन बड़ी अजीब बात नहीं है अशोक भाई, बड़ी अजीब बात नहीं है कि ये क्लॉज संविधान में ही था और जो भी हुआ वो संविधान के जरिए ही हुआ। आर्टिकल 352 के तहत हुआ है। हाँ, लेकिन तो हम उसे गैर संवैधानिक तो नहीं ठहरा सकते, हम उसको डिफेंड नहीं कर सकते। 6 साल तक इंदिरा गांधी चुनाव नहीं लड़ हम इमरजेंसी को डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन हम इमरजेंसी को गैर संवैधानिक भी तो नहीं कह सकते हैं। नहीं, गैर संवैधानिक था ये। अरे मैं क्यों था? क्योंकि जो भी थे, जो तो राहुल गांधी ने खुद ने स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लिया और पब्लिक डोमेन में है। लाखों लोगों को जेल में डालना, जहां तक आपके जो मीडिया के बंधु थे उनको भी जेल में डाला गया, उनको भी स्वतंत्र रूप से लिखने नहीं दिया गया। तो इसे कहते हैं कि आपातकाल और संविधान को गला घोटना, संविधान के अनुसार नहीं चलना। दूसरी ये बात आती है कि ये कह रहे हैं कि जैसे श्री प्रभु का राम है, उनकी फोटो आप देखेंगे तो जो मौलिक अधिकार हैं उन पर लिखा हुआ है, और सीता और लक्ष्मण जी दोनों यदि
वहां से जो उनका वनवास कटता है रावण के बाद में आप वो आते हैं, तो उसका एक चित्रण किया गया तस्वीर के रूप में। यदि आज के समय यदि भारतीय जनता पार्टी उसका चित्रण करती तो कांग्रेस आज क्या कहेगी? तो उस समय का चित्रण किया हुआ आज भी चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी लाल डायरी लेके आते हैं, सिर्फ उसमें कुछ संक्षिप्त तो होता है, प्रभु राम नहीं होते हैं, महात्मा बुद्ध भी नहीं होते हैं, महावीर स्वामी भी नहीं होते हैं, नटराज के भी नहीं होते हैं, उसका चित्रण नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि संविधान नहीं, लेकिन ये छूट संविधान उन्हें देता है। कोशिश करी तो अशोक भाई देखिए, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, देखिए कंफ्यूजन कहाँ है, मुझे कंफ्यूजन कहाँ है जो बीजेपी की मेंटालिटी को लेकर है। नितिन भाई रुकिए ना, मैं आऊंगा आपके पास। मैं अशोक भाई देखिए, मुझे कंफ्यूजन कहाँ है बीजेपी की मेंटालिटी या संविधान को लेकर, वो मैं आपको बताता हूँ। जब जैसे आरक्षण में कोटे में कोटा की बात आई तो बीजेपी ने कहा कि साहब हम तो कुछ भी गैर संवैधानिक नहीं करेंगे। फिर वही कोटे में कोटा की बात हरियाणा में क्यों कर दी, है ना? आप समझ रहे हैं मेरी बात को। फिर मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम आरक्षण नहीं हो सकता, ये बीजेपी का क्लियर कट स्टैंड है क्योंकि संविधान ऐसा नहीं कहता। लेकिन मुस्लिम आरक्षण का वादा करने वाली टीडीपी के साथ बीजेपी खड़ी हो जाती है। तो क्या बीजेपी भी संविधान को लेकर पिक एंड चूज कर रही है? वो होली ग्रेल पर नहीं चल, वो होली डॉक्यूमेंट पर नहीं चल रही है। सियासत की मजबूरी है कि हम पिक एंड चूज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, यदि मुस्लिम रिजर्वेशन की बात आती है तो मुस्लिम रिजर्वेशन ओबीसी में तो है ही है, यदि उनकी जातियां बैकवर्ड क्लास में आती है। यदि आप एससी का रिजर्वेशन या एसटी का रिजर्वेशन में से कटौती करके आप दे रहे हो, जो संवैधानिक रूप से उस समय जब संविधान लागू हुआ कि सबको पता कि ट्राइबल एरिया वालों को देते हैं, जो अस्पृश्यता जिनके साथ की जाती थी उनको दिया जाता है। नहीं, आपने कोटे में कोटा को गैर संवैधानिक कहा ना, आरक्षण नहीं है, आपने कोटे में कोटा को गैर संवैधानिक कहा। जो वंचित वर्ग थे उस समय के, उनका अधिकार छीन के, उस आरक्षण में से छीन करके उनको देना, तो उसकी तो भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी। नहीं, हरियाणा में तो आप कोटे में कोटा देने वाले हैं ना, उसने कहा है, उनका संविधान है, उनका बनाया गया संविधान। हरियाणा में तो आप कोटे में कोटा देने वाले हैं ना, जिसे आप खुद ही संविधान की मूल भावना के खिलाफ कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि एससी एसटी रिजर्वेशन में वर्गीकरण होना चाहिए, वो स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ा हुआ है अभी। हरियाणा ने मान लिया, सेंटर ने मना कर दिया, लेकिन हरियाणा ने मान लिया। तो ये तो एक कंफ्यूजन है ना। नहीं, स्टेटों पर दिया ना, स्टेट को दिया है, स्टेट को दिया है कि वर्गीकरण की बात कही गई है, स्टेट को कहा गया। ठीक है, कोई हरियाणा स्टेट है, कोई दूसरा स्टेट है। ठीक है। अब मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। डॉक्टर नितिन कासलीवाल जी, संविधान विशेषज्ञ हैं। नितिन जी स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नितिन भाई, जिस मूल भावना से संविधान की शुरुआत होती है, साल 2024 आते आते क्या संविधान में हम उस मूल भावना को उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में शुरुआत हुई थी, या जिस रूप में देश हित को सर्वोपरि रखने वाले लोगों ने अपना मूल ध्येय बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन को रचा? बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने आपके चैनल पे ये विषय को लिया है। जैसा कि कल संविधान दिवस है और मूल भावना संविधान के निर्माताओं ने जब निर्माण हुआ था संविधान का, तभी उसके अंदर प्रेषित की थी और भविष्य की दृष्टि को देखते हुए ही उसका निर्माण किया था। और जिसका सीधा सीधा उदाहरण, जैसे एक मित्र ने भी अभी किया है, इसमें संविधान के सभी अध्यायों में एक एक चित्र दिया गया है, जिसे मूल प्रतिकृति के अंदर भी देखा गया है और हम सबके बीच में भी उपलब्ध है, परंतु उसका ज्ञान सभी को नहीं है। अगर वह ज्ञान सभी को हो तो ये हमारी राजनीतिक मतभेद जो हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया उसमें कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया गया है, श्री राम सीता जी को लक्ष्मण के साथ रावण से छुड़ाकर अयोध्या जी ले जा रहे हैं, तो वो एक चित्र क्यों फंडामेंटल राइट्स में दिया है ये जानना होगा। इसी तरह डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारा चौथा अध्याय है संविधान का, उसके अंदर चित्र दिया है श्री कृष्ण का उपदेश देते हुए अर्जुन को, जब युद्ध में वह हताश हो जाते हैं कि सामने मेरे ही परिवार के लोग हैं, इनके साथ मैं कैसे लड़ूं। तो उस वक्त श्री कृष्ण के 16 उपदेशों को उसमें बताया गया है उस चित्र के माध्यम से। तो वह क्यों भारत के संविधान में डीपीएसपी के अंदर लिया गया, ये हमें समझना होगा, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की मूल भावना है कि राज्य अपने स्तर पर अपनी जनता को आवश्यकता अनुसार नीतियां बनाए
उनके अनुसार जो उनको आवश्यक है अब स्थानीय स्तर पर, वह सारे प्रयोग करें और उन प्रयोगों के उदाहरण उसमें अनुच्छेद 51 तक दिए हुए हैं। अब उन्हीं को लेकर के ही राज्यों का निर्माण होना चाहिए। यह भावना मूल संविधान के समय थी, दूरदृष्टि को लेकर के बनाई गई थी, परंतु आज की दृष्टि में यह सच्चाई हमारे आने वाली पीढ़ी को बताई नहीं जाती। हम जिन्हें वोटर कहते हैं उनके सामने अगर ये बात आ जाए कि श्री राम उस वक्त थे संविधान में, तो क्या नेहरू जी का विवाद और क्या अंबेडकर जी का विवाद, वो सारे नगण्य हो जाते हैं, सभी समान स्तर पे आ जाते हैं। उस चित्र इसी प्रकार 22 अध्यायों के चित्रण है, और बस उन चित्रण को अगर हम जाने तो आज जो देश हित की बात हम कर रहे हैं वह देश हित की बात से एक सामान्य नहीं, तो जो मौजूदा सिनेरियो है उसमें वी द पीपल में पीपल कहाँ स्टैंड कर रहा है? पीपल एक सेंटर पॉइंट है इस भारत के मूल संविधान का। उसी को ध्यान में रखते हुए इस पूरे संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें गणतंत्र के आधार पर सभी को समान अधिकार, सभी को समान कर्तव्य और सभी को समानता का अधिकार दिया गया। ठीक। और उसी के मूल भाव को स्पष्टता से सिर्फ हमें सामान्य जन तक पहुंचाने का कार्य करना है। अगर वो होता है तो कोई भी सामाजिक दल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वह अपना कार्य के स्तर पर ही अपना स्थान बना पाएगी समाज में, अपना स्थान बना पाएगी सरकार में। ठीक है, मेरे पास समय कम बचा है, एक मिनट में आप सभी को देना चाहता हूं। आप सब दिल खोलकर अपनी बात रख सकते हैं, कोशिश करेंगे कि वो नॉन पॉलिटिकल रहे। नितिन सारस्वत, आपके पास आ रहा हूं। नितिन सारस्वत, मुझे पहले हिस्से में जिस सवाल का जवाब नहीं मिला, अगर हो सके तो उसको इनकलकेट करें। कोई भी संविधान दिवस मना रहा हो और कांग्रेस को आमंत्रित करे तो मुझे लगता है कांग्रेस को वहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहिए। क्यों नहीं कराएगी कांग्रेस? देखिए सबसे पहले बात में जो आपने बताया कि संविधान को बदलने की बात कही, जिसे जनता ने नकार दिया, आपने कहा दोनों बात सेम है। बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि जो फेज पे मोदी जी के लड़ा गया था वो लोकसभा का इलेक्शन था, जहां पे आप ये कह रहे हैं कि वो केवल कुछ लोगों ने नहीं कहा था, वो चुने हुए सांसदों ने कहा था। वो जो इनके इकोनॉमिक काउंसिल के एडवाइजर है उन्होंने तो उसे गुलामी की विरासत और इवन औपनिवेशिक विरासत करार दिया गया था। तो ये छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं था जो देश की जनता ने बेनकाब किया। और दूसरी बात, कल आपने विधानसभा के चुनाव से जुड़ा तो 2 लोकसभा के चुनाव हुए और दोनों कांग्रेस जीती है। वहां भी मोदी जी का फेस है। जब आप लोकसभा में जाते हो तो दोनों हारी है, तो मैं उस सब पे बात नहीं करना चाहता। हम कह रहे हैं कि हम डेली संविधान मनाते हैं, लेकिन आप एक दिन संविधान दिवस मनाते हो लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से संस्थागत भ्रष्टाचार करते हो, आप लेटरल एंट्री से हमारे युवाओं का हक खाते हो, आप चुनाव घोषणा के साथ विपक्ष के सांसदों को अंदर डालते हो, एक तो 46 सांसदों का निलंबन करते हो, संवैधानिक संस्थाओं को वो क्या नाम से कमजोर करते हो। तो जो अघोषित आपातकाल है, अगर आपके अंदर सच्चाई है तो आप पहले उन मूल्यों को लागू करिए। आप उन मूल्यों को लागू नहीं करते और चित्रण की बात लास्ट जितने उन्होंने। ठीक है नितिन भाई, आपका भी समय खत्म। अब अशोक सिंह शेखावत जी, आपका क्या काउंटर है? नहीं नितिन भाई प्लीज, मुझे आप खत्म करने की ओर ले जाना है। मैंने 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड दिया इसीलिए। नितिन भाई मैंने आपको अनइंटरप्टेड इसीलिए दिया। प्लीज अशोक सिंह शेखावत जी, आपका क्या काउंटर है? देखो कि ये कहते हैं संविधान और एक लाल किताब लेके जाते हैं। नागपुर में सुरेश भट्ट के एक सभागार था, उसमें संविधान का सम्मेलन मनाते हैं कांग्रेस वाले। उस किताब के बांटी गई, कुछ वाक्यांश उसमें लिखे गए 1-2 पेजों में, बाकी खाली पन्ने थे। क्या संविधान का इस प्रकार से आप अपमान करोगे? दिखा रहे हो आप लाल किताब में और वो बांट रहे हो आप ब्लैंक पेज। संविधान में जो अंबेडकर साहब ने बनाया, उनकी कार्य समिति के लोगों को जिन्होंने बनाया, जो सदस्य थे उन लोगों को बनाया, उसका काम करते हैं लोग। पुस्तक लोग जो इन्होंने लिखी ना लाल डायरी, वो तो एक बहाना था। मोहब्बत के नाम पर सिर्फ नफरत फैलाना है और अराजकतावादी जो लोग हैं उनको समर्थन कैसे करें, उनको खुश कैसे करें, इसलिए संविधान की ये बातें करते हैं। ठीक है, संविधान की आप बात करते तो अंबेडकर साहब को 2 बार तो आपने हरा दिया लोकसभा चुनाव के अंदर, और तस्वीर को आप उनके पैरों में रख लेते हो। और 1961 के अंदर आज ये बात छोड़ देते हैं अशोक भाई, आज ये बात छोड़ देते हैं। नहीं होना चाहिए। ठीक है आज इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने तो साफ कहा था। ठीक है, अब मेरे पास 2 रिएक्शंस और मुझे लेने हैं। शबान नकवी जी आपके पास, और फिर लास्ट में नितिन जी मैं आपके पास आऊंगा। शबान नकवी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे संविधान दिवस पर? एक्सपेक्टेशंस, पहले आपने चैलेंजेस बताए, एक्सपेक्टेशंस बता दीजिए संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की।
मेरे हिसाब से हर सेकंड, हर लम्हा संविधान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। आप बाहर रोड पे चलेंगे, आपको संविधान ये तक सिखाता है कि आप किससे किस तरह से बात करें, उसके व्यू पॉइंट का कैसे सम्मान करें। तो इट्स नॉट अबाउट संविधान दिवस, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट एक संविधान के रूप में मनाना चाहिए। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर डे पे संविधान दिवस मना रहा है तो उसका विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें पूरी तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाना चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे, जैसा गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई मेक अ वर्ल्ड ब्लाइंड। लेकिन अगर कोई बातें पुरानी हैं, उस बातों को आगे छोड़ के टुवर्ड्स अ पॉजिटिव इकोनॉमी प्रोसीड करना चाहिए और संविधान को किसी भी तरीके से के पॉलिटिकल एजेंडे से लिंक बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और संविधान दिवस बिल्कुल मनाना चाहिए, बढ़ चढ़कर इसमें पार्ट लेना चाहिए। किसी भी पार्टी को मेरे मानने में बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको पुराने एजेंडे से लिंक करके नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है नितिन कासलीवाल जी, देखिए हुआ क्या, 10वीं 11वीं में मैंने कोशिश की थी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने की, और विश्वास मानिए मुझे लगा कि बहुत टफ लैंग्वेज है। अगर मैं शुद्ध हिंदी वर्जन में भी जाता हूँ या इंग्लिश वर्जन में भी जाता हूँ तो मुझे उसको समझने में काफ़ी दिक्कतें हुई थी, मे बी बिकॉज ऑफ एज। लेकिन जब लेटर हाफ में, जब मैंने जर्नलिज्म में पूरी तरह अपने आप को झोंक दिया, तब मैंने पढ़ने की कोशिश की और तब मुझे वो कुछ कुछ समझ में आने लगा। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ईजी लैंग्वेज में लोगों की रीच तक लाना बहुत ज़रूरी है, ताकि मेजर कन्फ्यूजन्स जो फैलाई जाती हैं वो वैसे ही दूर हों। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ और मैंने इसीलिए हाथ रेज किया था मेरा कि यह जो विषय है ये सामान्य रूप से आफ्टर 6th क्लास ही पाठ्यक्रम के अंदर जोड़ा जाना चाहिए। और जिसकी बेसिक जानकारी, हमने देखा होगा हमारी पाठ्य पुस्तकों के कवर के अंदर के पेज पर हमारे राइट्स लिखे होते हैं, हमारे अधिकार लिखे होते हैं, परंतु हमें वो समझ नहीं है, हमें कोई बताता नहीं है, बस लिख दिए उन्हें, पर उन्हें पढ़ाने का समय आ चुका है। ये सारे विवाद खत्म हो जाएंगे अगर हम इस संविधान को समझ लेंगे। और जहां तक बात रही संविधान की भाषा की, वह पढ़ाया ही नहीं गया, हमारी प्रायोरिटी में आया ही नहीं, इसलिए हमें टफ लगता है। अन्यथा हम अभी संविधान जानो एक अभियान चलाते हैं, उसके तहत हर संविधान दिवस पर यह प्रदर्शनी लगती है हमारी संविधान जानो की, जिसमें मूल प्रतिकृति के साथ हर विद्यार्थी को जोड़ा जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट में लगती है, विश्वविद्यालयों में लगती है, महाविद्यालयों में लगती है, बच्चों से संवाद करते हैं। और जब संवाद करते हैं आपको आश्चर्य होगा, उन विद्यार्थियों के अंदर उत्साह आ जाता है इस संविधान को जानने का। बीएससी का बच्चा कोशिश करता है कि अब मैं संविधान को पूरा पढ़ूंगा, तब उसे जब बेसिक जानकारी मिलती है इसके बारे में। ठीक है, मैं पैदा हुआ हूं, ये सच हर रोज है कि मैं पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं बर्थडे मनाता हूं। कहने का मतलब यह है कि संविधान दिवस अगर है तो संविधान तो हर रोज है, सर्वोपरि है, लेकिन अगर संविधान दिवस है तो आप उसे राष्ट्रीय पर्व माने। और सबसे बड़ी बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स की बात तो होती ही है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए भी हम उतने ही सेंटिमेंटल हैं, कि हम उतने ही इमोशनल हैं जितने राइट्स को लेकर हो जाते हैं। ये बात अगर सभी समझ लेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ मुद्दे तो सॉल्व हो ही सकते हैं रातों रात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।